नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। पीछे जो इमेज आप लोगों को दिख रही है ये श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस की है, जिस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस भी उभर के आया, जिसके कारण से श्रीलंका के अंदर एग्जाम नहीं ले पा रहे बच्चों की, क्योंकि पेपर इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है। ऑयल के लिए लंबी लाइनें लग रही थी, कई सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, कई सारे लोग श्रीलंका से भारत की तरफ आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में श्रीलंका को अगर इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचना है तो उसे लोन की आवश्यकता है। इसे थोड़ा इस तरीके से समझो, ये 2022 का डाटा है। जून 2022 के अंदर श्रीलंका के ऊपर लगभग 51 बिलियन डॉलर का लोन था और श्रीलंका के पास में लगभग 50 मिलियन डॉलर की फॉरेन करेंसी के रिजर्व, मतलब श्रीलंका की जेब में 50 मिलियन डॉलर रखे थे, उसे लोन देना था 50 बिलियन डॉलर का। बहुत ज्यादा गैप है। तो श्रीलंका को चाहिए था थोड़ा और लोन, ताकि वो अपने देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी को वापस चला सके और उसकी वजह से उसके पास में फॉरेक्स रिजर्व आने लगे और उस फॉरेक्स रिजर्व की मदद से वो बाकी देशों का लोन जो है वो भर दे। मतलब थोड़े पैसे चाहिए थे ताकि वो बिजनेस कर सके, उसके पास पैसा आ जाए, पैसे आ जाए तो बाकी लोगों का लोन चुका दे। अब उसे जो लोन चाहिए था वो लोन उसे दे सकता था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रॉमिस भी किया कि 2.9 बिलियन डॉलर का हम लोग लोन श्रीलंका को दे सकते हैं, पर उसके पहले श्रीलंका को अश्योरिटी देनी होगी उन देशों की जिन देशों से उसने लोन लिया है। इसे थोड़ा ऐसे समझो कि आपके पास कोई व्यक्ति आया जो पहले से कर्जे में डूबा हुआ है, वो आपसे लोन मांग रहा है, तो आप फिर ना अपने दोस्तों को फोन लगाते हो कि यार वो पैसे मांग रहा है तो क्या करो, उसको पैसे दे दूं क्या? पैसे दे देता है ना रिटर्न। वैसे ही आईएमएफ को अश्योरेंस चाहिए उन देशों से जिससे श्रीलंका को लोन दिया हुआ है। अब श्रीलंका को किन देशों ने लोन दिया है तो इसके अंदर आप देखोगे तो भारत ने 2% तक जो टोटल लोन श्रीलंका के ऊपर है उसका 2% भारत के द्वारा दिया हुआ है, 10% चाइना द्वारा, 10% जापान द्वारा, 13% एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, 9% वर्ल्ड बैंक ने और 9% के आसपास दूसरे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से श्रीलंका ने लोन लिया है। मतलब वो 3 देश जिन्होंने बायलेटरली सबसे ज्यादा लोन श्रीलंका को दिया है उसमें है इंडिया, चाइना और जापान, जिसका खास रूप से श्रीलंका को अश्योरेंस चाहिए। अभी तक चाइना, जापान और किसी भी देश ने श्रीलंका का अश्योरेंस आईएमएफ को नहीं दिया, पर भारत वो पहला देश बना है जिसने आईएमएफ को अश्योरेंस दिया है श्रीलंका के लोन के प्रति कि आप श्रीलंका को लोन दे दो बेझिझक। अब इसकी वजह से होगा क्या? देखो रिसेंटली क्या है कि अब भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो श्रीलंका जाने वाले हैं, उसके जस्ट पहले ही एक्शन हुआ है जिसके कारण से श्रीलंका और भारत के रिलेशन जो है वो और ज्यादा बेहतर होंगे। इसकी वजह से श्रीलंका जो है वो पहली स्टेप चढ़ चुका है आईएमएफ से लोन लेने के लिए, क्योंकि जैसे भारत ने अश्योरेंस दिया ना, उसके बाद में क्या होगा, कंपटीशन क्रिएट होगा चाइना के मन में और फिर चाइना भी अश्योरेंस देगा, फिर क्या होगा, एक नैरेटिव क्रिएट होगा कि यार श्रीलंका की मदद करो, श्रीलंका की मदद करो, तो जापान और बाकी देश भी फिर श्रीलंका का अश्योरेंस दे देंगे, जिसकी वजह से आईएमएफ को श्रीलंका को लोन देने में आसानी होगी और श्रीलंका जो है वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से शायद उठ पाएगा। मैं कह रहा हूं शायद। पर सवाल उठता है कि आईएमएफ इतना बड़ा लोन कैसे देगा श्रीलंका को? इवन 1991 के अंदर भारत को भी आईएमएफ द्वारा लोन दिया गया था, तो आईएमएफ ये लोन देता कैसे? 2022 के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था कि रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये किसके द्वारा यूज किए जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर। तो कई बार आईएमएफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हम लोग समझेंगे कि आईएमएफ लोन कैसे देता है, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है। कोशिश किया करो कि आप वहां पर ही मेरे साथ में लाइव जुड़ो। एक सवाल 2022 के अंदर पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर कि रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी इनमें से किस चीज से रिलेटेड है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक या यूनेप? इसका आंसर जो है वो आप नीचे कमेंट के अंदर मेरे को दे सकते हो। इवन लेक्चर के बीच में भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, पर पहले वीडियो पॉज करो और इसका आंसर दो। तो चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि आईएमएफ है क्या। तो देखो हुआ कुछ ऐसा कि यार वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी का समय आया, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, जिसके कारण से पूरा वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, खास रूप से यूरोप के अंदर। जिसके बाद में वर्ल्ड को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की गई, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, जिनका काम था पूरे वर्ल्ड को रीडेवलप करना। ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये एक बैंक की तरह काम करता है। अब बैंक क्या करती है? बैंक जो है वो आप लोगों से क्या करती है, डिपॉजिट लेती है ना, एक आदमी से डिपॉजिट लेती है और उस डिपॉजिट के पैसे को बैंक जो है वो लोन में घुमा देती है, यही करती है।
ठीक है। जैसे एसबीआई मान लो, एसबीआई आपसे मान लो कि 2% तक आपको ब्याज देती है आपके डिपॉजिट पे, तो वो किसी बिजनेसमैन को, मान लो जेठालाल को, लोन दे देगी और उससे 4% का ब्याज दर लेगी। ये जो बीच में गैप है वो उसकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी 2% की। ठीक इसी तरीके से आईएमएफ काम करेगा। आईएमएफ क्या करता है, लोन लेता है। आईएमएफ क्या करता है, डिपॉजिट लेता है अलग अलग देशों से, जैसे इंडिया से ले लिया, चाइना से ले लिया, यूएस से ले लिया। ये सब लोगों की करेंसी जो है वो डिपॉजिट के फॉर्म में आईएमएफ के पास में रहती है। पर फिर आईएमएफ क्या करता है, जैसे अगर पाकिस्तान को लोन चाहिए तो इन्हीं का पैसा लोन में घुमा देता है। दिखने में बहुत ईजी लग रहा है पर हकीकत में इतना ईजी है नहीं, क्योंकि जब मैं एसबीआई की बात कर रहा हूं तो एसबीआई के पास में जो डिपॉजिट आता है वो भी रुपये में आ रहा है, और वो जो लोन दे रहा वो भी काय में जा रहा, रुपये में। पर जब हम लोग आईएमएफ को देखते हैं तो आईएमएफ में बात थोड़ी सी बदल जाती है, क्योंकि भारत जो है वो डिपॉजिट करेगा रुपये में, चाइना करेगा युआन में, डॉलर में करेगा यूएस, और पाकिस्तान को लोन किसी और ही करेंसी में चाहिए होगा। तो फिर आईएमएफ क्या करेगा, तो आईएमएफ ना एक आर्टिफिशियल करेंसी बनाता है, दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट। अब ये स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होती है, देखो हर एक देश का एक फिक्स कोटा होता है, मतलब एक फिक्स अमाउंट होता है जो हर एक देश अपनी करेंसी का आईएमएफ में जमा करता है। जैसे भारत का 2.76% है, भारत पूरे विश्व में 8वां सबसे बड़ा कोटा रखता है, मतलब जितना आईएमएफ के पास में टोटल फंड होगा उसका 2.76% तक रुपया भारत जो है वो आईएमएफ के अंदर जमा करेगा। ठीक इसी तरीके से एक कोटा यूएस का होगा और यूएस भी अपना पैसा जो है वो आईएमएफ में जमा करेगा, और चाइना जो है वो भी अपना पैसा क्या करेगा, आईएमएफ में जमा करेगा। सबने अपने पैसे जमा कर दिए। अब मान लो आप भारत है यहाँ पर, तो भारत ने जब अपना पैसा जमा किया आईएमएफ में, तो जितने पैसे भारत ने जमा किए हैं उतने का स्पेशल ड्रॉइंग राइट भारत को दे देगा आईएमएफ। भारत के पास में क्या आ गया, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। अब भारत के पास में स्पेशल ड्रॉइंग राइट एक करेंसी जैसा समझो, ठीक है। मतलब ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट ऐसा होता है जो हर एक देश के अंदर चल जाएगा। जैसे अब भारत को मान लो यूएस से भारत ने लोन लिया था और यूएस को पैसे चुकाने हैं, तो भारत चाहे तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट यूएस को दे सकता है, तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट हो सकता है डॉलर के रूप में यूज हो जाए। भारत को मान लो चाइना का लोन वापस करना है, चाइना को पेमेंट करना है, तो चाइना को पेमेंट करने के लिए युआन नहीं है हमारे पास में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट चाइना को दे सकते हैं। तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट उस समय पे वो युआन की तरह यूज हो जाएगा। मतलब जो हमारे पत्ते होते हैं उसके अंदर जोकर नहीं होता, जिसको हम लोग चीड़ी भी मान लेते हैं, ईंट भी मान लेते हैं, इस तरीके से स्पेशल ड्रॉइंग राइट होता है। जैसे हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, जो ए पॉजिटिव को भी चढ़ जाता है, बी पॉजिटिव को सबको चढ़ जाता है, इसी तरीके से स्पेशल ड्रॉइंग राइट हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अब इमेजिन करो कि श्रीलंका के पास में भी अपना एक स्पेशल ड्रॉइंग राइट होगा। श्रीलंका ने अपने सारे स्पेशल ड्रॉइंग राइट खत्म कर दिए, यूएस को दे दिया है लोन चुकाने में, चाइना को दे दी है, साथ में श्रीलंका का पूरा फॉरेक्स रिजर्व भी खत्म हो गया। श्रीलंका को चाहिए लोन, मान लो श्रीलंका को पेमेंट करना है चाइना को, मान लो श्रीलंका को पेमेंट करना है यूएस को, तो श्रीलंका को चाहिए लोन, तो श्रीलंका क्या करेगा, आईएमएफ के पास में जाके लोन लेगा। अब आईएमएफ के पास में हर एक करेंसी ऑलरेडी है, क्योंकि यूएस ने अपने कोटे के अनुसार वहां पर डाला हुआ है, इंडिया ने अपना रुपया डाला हुआ है, चाइना ने अपना युआन डाला हुआ है, तो श्रीलंका चाहे तो वो पर्टिकुलर करेंसी के फॉर्म में लोन ले सकता है या फिर स्पेशल ड्रॉइंग राइट के फॉर्म में। और ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट कौन दे देगा, आईएमएफ जो है वो श्रीलंका को दे देगा। अब श्रीलंका के पास में पैसा आया तो श्रीलंका क्या करेगा, इसी पैसे से जितने भी लोन है वो चुका देगा। इस तरीके से पूरी साइकिल जो है वो आईएमएफ के अंदर चलती है। ठीक है, जैसे भारत ने दिया रुपया तो भारत को बदले में मिला स्पेशल ड्रॉइंग राइट। अब सवाल ये उठेगा कि चलो भारत ने रुपया दिया, यूएस ने डॉलर दिया, चाइना ने युआन दिया, और हर एक का एक कोटा है कि यार भारत ने मान लो 7 बिलियन डॉलर का रुपया दिया है, जितना 7 बिलियन डॉलर होता उतना रुपया दे दिया, तो बदले में 7 बिलियन डॉलर के हमको क्या मिल गया, एचडीआर। तो रुपये को तो मैं डॉलर में कन्वर्ट कर सकता हूं ना, रुपये की एक वैल्यू पता है, पर स्पेशल ड्रॉइंग राइट की क्या वैल्यू है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट की एक वैल्यू भी तो पता होना चाहिए। तो वो वैल्यू भी आईएमएफ द्वारा डिसाइड की जाती है, उसका एक फॉर्मूला जिसके अंदर 5 अलग अलग देशों की करेंसी को यूज किया जाता है, डॉलर, यूरो, चाइना का युआन, जापान का येन और ब्रिटिश का पाउंड। हर एक का अपना एक अलग वेटेज दिया हुआ है, और इसके अनुसार आईएमएफ जो है वो स्पेशल ड्रॉइंग राइट की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। आज के समय पे स्पेशल ड्रॉइंग राइट की वैल्यू, एक एचडीआर की वैल्यू लगभग
$4.2 है। इसी को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 95 के आसपास रुपए आ जाएगा। मतलब अगर हमारे पास एक HDR है तो इसका मतलब हम लोगों ने इतने रुपए जो है वो वहां पर सबमिट किए हुए IMF के अंदर, ठीक है। तो इतनी बात हम लोगों को देखने को मिलती है स्पेशल ड्राइंग राइट के अंदर, IMF के अंदर। हालांकि क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये करेंसी जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि चाइना ने को ऐड किया गया था, चाइना के युआन को ऐड किया गया था 2015-16 में, और 2016 के प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसेंटली कौन सी करेंसी को IMF के HDR के फॉर्मूले में ऐड किया गया है, तो उसका आंसर था चाइना का युआन, ठीक है। अब सवाल उठता है कि भारत की करेंसी यहाँ पे क्यों नहीं है। अगर भारत की करेंसी बहुत डेवलप करेगी इंटरनेशनल लेवल पे, उससे बहुत व्यापार होने लगेगा, दूसरे देश उसके अंदर पेमेंट करने लगेंगे, तो फिर शायद रुपया भी ऐड हो जाए, ठीक है, बाद में ऐड किया जा सकता है। अब IMF के अंदर जो मेन कंट्रोल होता है वो US का होता है, क्योंकि IMF के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं हर एक देश के द्वारा, वो 85% तक की मेजोरिटी वहां पर होना चाहिए। हर एक देश की अपनी एक अलग वोटिंग राइट होती है। यूएस के अकेले के पास 16.52% वोटिंग राइट है, मतलब वर्चुअली यूएस के पास में वीटो पावर है। ये जो IMF है ये अलग अलग लोन इंस्ट्रूमेंट देता है, जिसके अंदर रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रैपिड फाइनेंशियल असिस्टेंस और एक्सटेंडेड फाइनेंशियल फैसिलिटी, फंड फैसिलिटी के जरिए दूसरे देशों को लोन देता है। अब जब भी IMF किसी देश को लोन देता है तो उसकी एक समस्या है कि IMF ना कंडीशनैलिटी लगा देता है। जैसे IMF ने 1991 में भारत को लोन दिया, तो याद करो कि भारत के अंदर क्या किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सारी चीजों के पीछे एक मेन रोल था IMF का, क्योंकि IMF ने कहा था हम लोन तभी देंगे जब आप इस चीज को फॉलो करोगे। वैसे ही श्रीलंका के साथ में भी ऐसे किया जाता, पाकिस्तान के साथ में भी ऐसे किया जाता, कंडीशनैलिटी लगाता। कंडीशनैलिटी कैसे लगाता है कि इस देश को अपनी फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम करनी पड़ेगी। फिस्कल डेफिसिट कम करनी पड़ेगी मतलब सब्सिडी कम करो, है ना, गवर्नमेंट के जो रिक्रूटमेंट है उनको कम करो, मिलिट्री के ऊपर स्पेंडिंग कम करो, जिससे आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो। फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो आपकी इनकम थोड़ी सी ठीक होगी, आपकी इनकम थोड़ी सी मजबूत होगी और आप IMF को पैसा दे पाओगे, रिटर्न कर पाओगे। हालांकि इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि IMF डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, जिन डेवलपिंग देशों को ये लोन दे रहा है, क्योंकि डेवलप देश तो लोन लेते नहीं है, जिन डेवलपिंग देशों को ये लोन दे रहा है उसकी मिलिट्री को कमजोर कर रहा है, उसकी वेलफेयर इकोनॉमी को कमजोर कर रहा है। इवन IMF क्या करता है, गवर्नमेंट कंपनियों को, ऐसी गवर्नमेंट कंपनियां जो लॉस मेकिंग है उसे प्राइवेटाइज करने की भी कंडीशनलिटी लगाता है और कहता है कि अपनी मार्केट को ओपन करो और बाहर के देशों को अपने अंदर आने दो ताकि अपने देश के अंदर व्यापार हो सके। इस तरीके की कंडीशनलिटी IMF के द्वारा लगाई जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोग को IMF के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। हर एक टॉपिक के ऊपर मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।